Assalamu alaikum and welcome to Sama TV's new and fresh sports show Game Set Match. मैं हूं सवेरा पाशा और मैं हूं सोहेब अलवी. Success isn't given, it is earned on track, on field, in the gym with blood, sweat and the occasional tear. मतलब जब आप स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो स्पोर्ट्स सिर्फ खेलकूद का नाम नहीं है. इट्स अ लाइफस्टाइल, एक अप्रोच है, जिंदगी की अप्रोच, जिंदगी गुजारने की अप्रोच. और गेम सेट मैच में हम बात करेंगे तमाम खेलों की और खिलाड़ियों की कामयाबियां, नाकामियां, स्पोर्ट्स की दुनिया में क्या हो रहा है, कौन सी सीरीज खत्म हुई, कौन सी चैंपियनशिप शुरू होने वाली है. बिल्कुल, मगर इन सारी बातों से पहले अब वक्त है एक खबर का. इनफैक्ट आज की सबसे बड़ी खबर का. और खबर क्या, मैं तो उसको खुशखबरी कहूँगी कि जो शख्सियत हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं किसी तारुफ की मोहताज नहीं, मगर जब मैं उनके बारे में बताऊं, अ क्रिकेटर, अ फिलैंथ्रोपिस्ट एंड नाउ द डायरेक्टर स्पोर्ट्स ऑफ समा, नन अदर देन बूम बूम शाहिद आफरीदी. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू समा फैमिली. शाहिद, खुश आमदीद. थैंक यू सो मच. डिलाइटेड टू हैव यू विद अस. थैंक यू सो मच. और मेरे लिए भी अच्छी बात यह है कि दोनों एक्सपीरियंस आप लोगों को काफ़ी अरसे से मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह से मीडिया में, और जिस तरह स्पोर्ट्स के हवाले से आप लोग बात करते हैं, बहुत पॉजिटिव बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं, मिश्योर बात करते हैं, और पाकिस्तान की स्पोर्ट्स के हवाले से बात करते हैं, ये अच्छी बात है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बट लाला, अब जब आपने ज्वाइन कर लिया है समा फैमिली को एज द डायरेक्टर स्पोर्ट्स, तो मतलब अब तो एवरी स्पोर्ट्स पर्सन वुड बी लुकिंग एट यू कि ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप होंगे और हम सारे इश्यूज पे डिस्कस करेंगे, नॉट जस्ट क्रिकेट, हम सारे स्पोर्ट्स के इश्यूज पे डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि सॉल्व कर सकें. देखिए, अच्छी बात यह है कि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला, और जो आपने बात की सवेरा की, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ क्रिकेट नहीं है, हम किसी दौर में चैम्पियन होते थे, हॉकी में, स्क्वॉश में चैम्पियन होते थे, बॉक्सिंग में हमारे पास टाइटल्स हैं. इस वक्त ऐसा टैलेंट है इस पाकिस्तान में किसी भी स्पोर्ट्स में कि हम उनको एक मोटिवेट कर सकें इस चैनल के थ्रू. उनकी जो फाइनेंशियल सपोर्ट मैं कहूँगा, क्योंकि मैं ख़ुद एक फाउंडेशन चलाता हूँ, तो मेरी कोशिश ये होगी कि उन लोगों को यहाँ पे लाया जाए, अपने साथ बिठाया जाए, उनकी मुश्किलात कि उनकी लाइफ में क्या स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंशियली या वैसी, ताकि हम उनको सपोर्ट करें, उन बच्चों को, सारों को. इसलिए कि मैं समझता हूँ कि सिर्फ क्रिकेट नहीं, बहुत दूसरे स्पोर्ट्स हैं जिसमें इस मुल्क के अंदर काफ़ी सारा टैलेंट है, जिन्होंने परफॉर्म किया है बाहर मुल्कों में जाके. तो ये एक मेरे लिए, आई एम लकी कि मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जिस पर मैं अपने साथ फ्यूचर के हीरोज़ को बिठाना चाहता हूँ. आप लोगों के ज़रिए दुनिया में एक मैसेज देना चाहता हूँ कि इस मुल्क में वाकई बहुत टैलेंट है. बिफोर वी गो एनी फर्दर, लाला, आपसे डिस्कशन हम आगे बढ़ाएंगे, मगर उससे पहले अगर हम शाहिद आफरीदी की डाउन द मेमोरी लेन जाएं, थोड़ा सा रिफ्रेश करें अबाउट व्हाट शाहिद आफरीदी डिड ड्यूरिंग हिज करियर और अब, तो जरा एक पैकेज देखते हैं और फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे. क्रिकेट की दुनिया में पावर प्ले बाद में आया, पहले आए शाहिद खान आफरीदी. फ्री हिट से पहले गूंज थी बूम बूम के छक्कों की. आफरीदी बॉलर्स के लिए खौफ की अलामत और दुनिया भर के क्रिकेट फैंस के दिलों की धड़कन बने. कैरियर की पहली ही इनिंग्स में 37 गेंदों पर सेंचुरी का आलमी रिकॉर्ड बनाया, जो 17 साल कायम रहा. वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा 351 छक्कों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और 8064 रन्स बनाए. बैनुल अक़वामी क्रिकेट में 11 सेंचुरीज स्कोर की. लाला के हाथ में गेंद आती तो लेग ब्रेक, गुगली और शूटर से स्टंप्स उड़ाते. वनडे क्रिकेट में 395 विकेटें ली. T20 क्रिकेट में 98 शिकार किए. क्रिकेट की खेल को नई सिमत और मकबूलियत देने वाले अजीम ऑलराउंडर शाहिद खान आफरीदी अब समा टीवी के डायरेक्टर स्पोर्ट्स होंगे. शाहिद, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स पाकिस्तान हैज प्रोड्यूस्ड. ये शुरू कहाँ से हुआ? ये पहली दफा आपने ख्वाब कहाँ देखा? ये पाकिस्तान के खेलने की तो बात की बात है, क्रिकेट खेलने का ख्वाब तो तकरीबन बहुत जल्दी शुरू कर दिया था देखना. समझें कि 8 साल 7 साल उम्र होगी उस वक्त, और उस वक्त अच्छा क्रिकेट भी थी, हॉकी भी थी, स्क्वॉश, इन सारे में चैम्पियंस थे हम लोग. तो क्रिकेट एक ऐसा था कि क्योंकि मोहल्ले से ही हम सारे जितने भी क्रिकेटर्स हैं, हम टेप बॉल के क्रिकेटर ही थे, सारे स्ट्रीट क्रिकेटर्स. और वहाँ शाम जैसी ही होती थी, विकटें लग जाती थी, विकटें मतलब कुर्सी लग जाती थी और शुरू हो जाता था सारा कुछ. तो मैं जिस इलाके में रहता था, जिस मोहल्ले में रहता था, फेडरल बेरिया में, तो वहाँ पे क्रिकेट हर मोहल्ले के अंदर हम खुद ऑर्गेनाइज करते थे, टेप बॉल के मैचेस वगैरह.
तो वहाँ से मैं थोड़ा सा लकी इस हवाले से था कि मैं जिस मोहल्ले में रहता था वहाँ पे ये हारून रशीद, बरादरान वगैरह सारे रहते थे। तो उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने कहा कि यार अच्छा वालिद साहब बिल्कुल ही खिलाफ थे क्रिकेट के, वो तो पसंद ही नहीं करते थे क्रिकेट। और जब उन्होंने मुझे देखा हारून रशीद, मोहसिन रशीद वगैरह ने, तो उन्होंने मुझे आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट की तरफ मेरा जहन बनाना शुरू किया। तो वो एक मौका था मेरे पास। और अच्छी बात ये थी कि स्कूल क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट, मैं समझता हूँ ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर स्कूल जाके बने, लेकिन अपॉर्चुनिटी हो तो आप अवेल कर सकते हैं। तो स्कूल की वजह से मुझे क्रिकेट का मौका मिला। देन अच्छा उस वक्त सोएब ऐसा था कि ग्रास रूट लेवल पे हमारा सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त था। स्कूल क्रिकेट थी, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट थी, उसके बाद कॉलेज क्रिकेट, यूनिवर्सिटी, वहाँ से अंडर 14, 16, अंडर 19 बड़ा ज़बरदस्त हमारा ग्रास रूट लेवल था। तो मैं परफॉर्म करता गया, कहीं नहीं रुका, और परफॉर्मेंस होते 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 मैं वेस्ट इंडीज चला गया, वहाँ से कीनिया चला गया। तो बस ये था। लेकिन उससे पहले कुछ कराची की तरफ से तो खेला होगा ना? कराची से मैंने काफ़ी क्रिकेट खेली है। मैं कहता कि उसके बारे में कराची अंडर 19 मैंने बहुत खेली है, कराची अंडर 16 बहुत ज़्यादा खेली मैंने। अच्छा बहुत ज़्यादा खेलने का मतलब ये कि एक एक 2-2 सीज़न खेल के एंड देन फिर परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होती थी कि मुझे आगे के लिए सिलेक्शन हो जाती थी मेरी। अंडर 19 2 साल कराची से खेला हूँ, मेरे ख्याल में कोई 10 मैचों में 52 आउट, 54, तो मैं पूरे पाकिस्तान में टॉप करता था उस वक्त बॉलिंग में। बट लाला, वाज इट डिफिकल्ट टू डिसाइड कि नहीं जी मैंने बैटर बनना है या बॉलर बनना है? बिकॉज शाहकार तो दोनों में ही। सवेरा मैंने शुरू जब क्रिकेट की ना तो मैंने एज अ बॉलर ही शुरू की थी। अब्दुल कादिर थे, मैंने अपना कैरियर इस तरह शुरू किया कि इमरान भाई को देख के मैं फास्ट बॉलर बनना चाहता था। लेकिन फास्ट बॉलिंग में मैं थोड़ा बट्टा मारता था तो उस वक्त कादिर भाई का भी बड़ा नाम था। अब्दुल कादिर हमारे लेजेंड रह चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे। तो वो जब थे तो मोहसिन रशीद थे मेरे साथ ग्राउंड में, हम प्रैक्टिस कर रहे थे, यंग थे। तो मैंने एक फास्ट बॉल किया और एक बैट्समैन खेल रहा था, उसके बॉल लग गया। तो मोहसिन भाई ने मुझे कहा कि यार शायद स्पिन कराओ। स्पिन कराओ, मैं तो फास्ट बॉलर, नहीं स्पिन कराओ। तो मैंने कादिर भाई के स्टाइल से लेग स्पिन किया, तो मोहसिन भाई को इतना पसंद है, उन्होंने कहा अब आपने स्पिन ही करना है। तो उसके बाद से मैंने स्पिन शुरू कर दी। अच्छा, व्हेन यू वेंट टू कीनिया एंड आई थिंक लोअर डाउन द ऑर्डर खेल रहे थे, उस वक्त आपकी बैटिंग के ऊपर आपको कितना कॉन्फिडेंस था कि आप आते ही वो 100 कर सकते हैं 37 बॉलों में? अच्छा से मैं जब अंडर 14 या अंडर 16 जब खेल रहा था तो बॉलिंग के साथ साथ मैं 7वें 8वें नंबर पे जाके बैटिंग भी करता था। अच्छा ये जो नीचे वाले जो प्लेयर होते थे 8वें 9वें 10वें 11, इनको बैटिंग का बड़ा शौक होता है। हमेशा समझते हैं हमेशा हमें मौका नहीं मिला, वरना ओपन कर देते। तो उस वक्त भी मैं अंडर 14 का मैच पहली दफा टर्फ विकेट पे खेला था, केसीसी ग्राउंड अगर आपको याद है, मोहम्मद अली शाह साहब। तो उस ग्राउंड पे पहली दफा टर्फ पे खेल रहा हूँ, अब बैटिंग आ गई है। अच्छा उस मैच में मुझे कोई 5-6 चांसेस भी मिले। अच्छा पहला 100 मैंने वहाँ कर दिया। अब मैं अंडर 14 खेल रहा हूँ और मैं छक्के मार रहा हूँ केसीसी ग्राउंड में। तो बुखारी साहब ने मुझे, बुखारी साहब उस वक्त हमारे कराची को रन कर रहे थे क्रिकेट को, तो उन्होंने मुझे वाटर ब्रेक हुआ तो उन्होंने बाहर बुलाया मुझे। तो मैंने कहा जी सर। कह रहे तुम इतने से हो, तुम छक्के इतना बड़े कैसे मारते हो? मैंने कहा पठान आदमी हूँ, लग जाते हैं छक्के। मुझे नहीं पता बुखारी साहब खड़े हैं, मैंने तो कह दिया उसमें। तो बैटिंग का शौक आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया। मुझे ये नहीं पता था, एक कहूँगा कि अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, एक वो बेस्ट प्लानर बैठा हुआ है, एज अ बॉलर सेलेक्ट हुआ एंड देन अपॉर्चुनिटी मिली बैटिंग में। और मुझे नहीं थी उम्मीद कि अल्लाह मुझसे ये काम कराएगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड। अच्छा वर्ल्ड रिकॉर्ड तो हो गया था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ा काम नहीं हो, बस वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। जब मैं लैंड किया हूँ, पाकिस्तान आया हूँ, पहुंचा हूँ, तब मुझे पता चला कि वाकई मैं कुछ करके आया हूँ। जो अच्छा, एक और बात है सवेरा, वो इनिंग्स देखें और मैं नाजरीन से भी कहूँगा यूट्यूब पे जाके देखें, वो स्लॉगिंग इनिंग्स नहीं थी। नहीं और मतलब वो आप समझते हैं ना कि नंबर 8 पे जाके मार दिया, इट वो करेक्ट शॉट्स, यानी बिल्कुल बल्ले के बीच में आ रही थी, टेक्निकली करेक्ट इनिंग्स थी। सो आई थिंक इट वाज एन आई ओपनर कि लोअर डाउन, आप जैसे आप कह रहे हैं ना कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि लोअर डाउन आके हिटर्स होते हैं, दैट वाज अ वेरी एक्सीलेंट टेक्निकली करेक्ट शॉट्स। बट लाला, जिस तरह अभी वी वेंट डाउन द मेमोरी लेन, अभी हमने सारा जो आपके हवाले से पैकेज देखा, व्हेन यू लुक बैक, कहीं कोई एक खलिश है लाला के दिल में कि नहीं जी ये रह गया, ये भी करना था मैंने? ये जो चीज़ है बिल्कुल फीलिंग आती है, लेकिन ये होनी नहीं चाहिए। होनी क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये उस वक्त आती है जब आप किसी जगह 100% दे सकते थे और आपने नहीं दिया। तो मैं ये समझता हूँ, कि मैं बैटिंग में और बेहतर कर सकता था चीज़ों को। सवेरा है ये कि
असल इंटरनेशनल क्रिकेट में ना कोचिंग ये नहीं है कि आपको बैटिंग करना सिखाएं। इंटरनेशनल क्रिकेट या नेशनल क्रिकेट में टीम में जब आप जाते हो तो वो एक परफॉर्मेंस की जगह है, वहाँ आपको परफॉर्म करना पड़ता है। आप अंडर 14, 16, 19, 18 ये लर्निंग वाली जगह है, अकेडमीज वगैरह। नेशनल टीम में आप परफॉर्म करते हो। मेरी बदकिस्मती कहूँगा ये थी कि मैं जब वर्ल्ड रिकॉर्ड किया मैंने, मेरा एक अपना अंदाज था, अल्लाह ने मुझे एक स्ट्रेंथ दी थी कि ये आपका तरीका है खेलने का। उस चीज़ को पॉलिश करने के बजाय हमारे जितने भी कोचिंग स्टाफ आया उन सब ने मुझे कहा कि ठहर जाओ, विकेट पे रुक जाओ, ना मारो, गेम चेंज करने की कोशिश। तो कोचिंग को मैं समझता हूँ कि वो एक मेरी ज़िंदगी में एक फ़र्क था। जब बॉब वुल्मर आया तो बॉब वुल्मर की सोच ही डिफरेंट थी। मैं अगर एक दो शॉट मार के आके आउट होके आता था तो ड्रेसिंग रूम में मेरे पास आके कहता था, यार अफरीदी क्या छक्का मारा तुमने, क्या चौका मारा तुमने यार। तो मैं यूं हो जाता था, अच्छा वाकई। तो वो चीज़ होती है कोचिंग। मसले अब मैं बैटिंग के लिए जब जाता था मैं कहता था यार अपना गेम खेलूं, आउट ना हो जाऊं, कोच क्या कहेगा मुझे, वो क्या कहेगा मुझे। तो मैंने ज़्यादातर क्रिकेट इसी हालात में ही खेली है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रेशर मेरी ज़िंदगी में बैटिंग करते वक्त रहा है, लेकिन मानी फिर भी मैंने किसी की नहीं। बट इम्पैक्ट ऑफ कोचिंग की जिस तरह आप बात कर रहे हैं, जिस तरह चेंज आया लड़कों में एज सून एज मैनेजमेंट चेंज हुई, और जिस तरह की परफॉर्मेंस इस वक्त लड़कों में है, जिस वक्त तरह जहाँ से टर्न अराउंड हमें वर्ल्ड T20 से जो टीम पाकिस्तान का टर्न अराउंड दिखा है, कोचिंग का मेजर डिफरेंस है। बहुत बड़ा फर्क है। प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर ही कोचेस का होता है कि वो क्या कहेंगे आउट होने के बाद। देखिए जितनी अब क्रिकेट बहुत चेंज हो गई है, ठीक है ना, हर एक को अपनी स्ट्रेंथ का पता होता है और पता होना चाहिए, उसी पे रह के ही आप परफॉर्म कर सकते हो। चाहे आपसे 5-6 मैचों में परफॉर्मेंस ना भी हो, आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानते हैं कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, इसी से मैंने पास्ट में भी रन किए, इसी को कंटिन्यू करूंगा तो मैं रन कर पाऊंगा। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी जितनी भी हमारी टीम खेल रही है, अल्लाह करे इसी तरह परफॉर्म करते हैं। बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बना हुआ है, हमारा बॉलिंग स्ट्रेंथ हमारी बहुत तगड़ी है, बैटिंग सारे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेज है। पहले बीच में हम स्ट्रगल कर रहे थे कि मैच विनर्स नहीं मिल रहे थे, अब माशाल्लाह देखें कि 5-6 मैच विनर्स ऐसे हैं जो हर मैच में मैन ऑफ द मैच डिफरेंट ही होते हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। एज अ यूनिट खेल रहे हैं, ये अच्छी बात है। जो मैनेजमेंट है, कोई बहुत बड़े बड़े नाम नहीं है, नाम छोटे हैं। कप्तान के ऊपर जिम्मेदारी डाली हुई है, कप्तान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है और वो डिलीवर करके दे रहा है आपको। ये सबसे अच्छी बात है। मैनेजमेंट का काम नहीं है प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर डालने का, मैनेजमेंट का काम है प्लेयर्स को सपोर्ट करने का ताकि वो परफॉर्म करें वहाँ जाके। और एक और चीज़ शायद ये डिस्कस होती है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है या जो भी ऑर्गेनाइज, उसका प्लेयर डेवलपमेंट के ऊपर बहुत जोर होना चाहिए। बिल्कुल। और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ कागजों के ऊपर नहीं हो जाए, टिक मार्क कर दिया ये है, वहाँ पे एक्चुअली हर घंटे हो क्या रहा है। सो आई थिंक आपने भी बहुत काम किया इसके ऊपर। आई वाज रीडिंग कि सारी आई थिंक नॉर्दर्न एरियाज में भी जाके यू डेवलप ग्राउंड्स एंड ऑल दैट। तो आपने इस पर गौर किया है कि वाकई वी नीड टू गेट इनटू द निटी ग्रिटीज कि हम बना तो देते हैं, एकेडमी भी बना दी, ग्राउंड भी बना दिए, लेकिन उसको डे टू डे रन करके उस प्लेयर को डेवलप करना वो मिसिंग लग रहा है। असल चीज़ ही यही है आपकी। हमारे जितने भी पाकिस्तान टीम के अंदर प्लेयर्स आते हैं, आप यकीन करें, आपको खैर आप दोनों को ही पता होगा कि वो खाना कि मैंने क्या खाना खाना है, मैंने क्या ट्रेनिंग ये करनी है, वो वहाँ आके सीखता है। तो इसका मतलब है कि आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट कहाँ जा रही है, हमारे ग्रास रूट पे है ही नहीं सिस्टम। इसका मतलब ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं कि आपकी ट्रेनिंग क्या होनी चाहिए, आपकी क्या डिसिप्लिन, क्या क्रिकेट ऑफ द फील्ड भी तो डिसिप्लिन है, तो वो भी तो आपने सीखना ही है। अब जब हमारे पास देखें हम बात करते हैं हमेशा इंस्टीट्यूट मतलब आई मीन अकेडमीज़ की बात करते हैं। अब आपके मुल्क के अंदर इतना टैलेंट है, अब शहरों से टैलेंट नहीं आ रहा, अब ज़्यादातर रिमोट एरियाज से आपका टैलेंट आ रहा है। क्या हमारे उन बच्चों के पास वहाँ पे फैसिलिटीज़ है? अब मैं अगर आपसे बात करूँ तो धानी की बात करूँ मैं आपसे, दानी का छोटा भाई यहाँ पे बॉलिंग कर रहा था मोइन भाई की क्रिकेट एकेडमी में। तो मैंने कहा बेटा आप किधर से आए हो, मैं नहीं जानता था उसको। उसने कहा मैं जी लाड़काना से आया हूँ, मैं धानी का छोटा भाई हूँ। ये मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं? कहते नहीं, शायद अगर वहाँ होती तो इतनी दूर से मैं क्यों आता कराची। बताएं। तो असल चीज़ ये कि हम उन बच्चों को इतना ट्रैवल, फिर वो बच्चे ने रहना भी है, उसने खाना पीना भी, फाइनेंशियली वो कितना स्ट्रॉन्ग है, ये सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। आप वहाँ पे जहाँ से टैलेंट आ रहा है वहाँ पे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा, वहाँ हमें अकेडमीज़ देनी पड़ेंगी ताकि हमारा टैलेंट आता रहे। हमारे बेंच जो है वो स्ट्रॉन्ग हो ताकि जो ग्राउंड के अंदर लड़का खेल रहा है उसको ये पता है कि मैंने अगर परफॉर्म नहीं किया तो वो लड़का आ जाएगा। होता क्या है, नए लड़के को तो हम चांस दे देते हैं, लेकिन बाद में ये होता है कि यार नहीं वही ठीक था। एक
तल्ख सा सवाल है लाला, मगर ज़रूरी है वो सवाल करना। जब हम अपने फॉर्मर ओलंपियंस की बात करते हैं, फॉर्मर प्लेयर्स की बात करते हैं, जब तक कोई पोस्ट नहीं मिलती तब तक वो उस स्पोर्ट के लिए, जिस स्पोर्ट में उनका अपना नाम बना है, उसके लिए कोई एफर्ट नहीं करते। दे नीड अ पोस्ट। मतलब अगर मैं किसी एक्स क्रिकेटर की बात करूं, दे नीड अ पोस्ट इन पीसीबी, देन दे मेक प्लेयर्स। अगर मैं किसी ओलंपियन की बात करूं, फिर वो कोई हॉकी में काम करेंगे जब तक कि उनको पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से कोई पोस्ट ना मिले। क्यों ज़रूरी है पोस्ट हासिल करना? कभी कभार होता है ना, यू गिव बैक टू योर कम्युनिटी। सवेरा बड़ी ज़बरदस्त बात की है आपने। पोस्ट ज़रूरी भी है, और अगर ना हो तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने काम नहीं करना। बहुत जरूरी, ठीक है ना। तो अगर पोस्ट मिलती, देखें अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं रमीज़ राजा के पास खुद नहीं जा सकता कि मुझे जी पोस्ट दे दें, ठीक है। ये पीसीबी की जिम्मेदारी है कि शाहिद अफरीदी को बुलाया जाए कि जी हमने आपके लिए ये प्लान बनाया है कि आप अंडर 14 या अंडर 16 के बच्चों के साथ ये 2-3 महीने का, 1 महीने का कैंप करेंगे। हाजिर हूँ, बिल्कुल। आप इतनी रिस्पेक्ट तो दें एक्स क्रिकेटर्स को कि वो आके आपके लिए करे, ये चाहिए। शाहिद अफरीदी को मेरे ख्याल में, मुझे क्या मैं अपनी मुंह से कहूँ कि मुझे नहीं चाहिए पीसीबी से कोई पैसे नहीं चाहिए मुझे। हाँ, मैं, मेरे लिए बड़ी बात है कि मैं यार अंडर 14 अंडर 16 बच्चों के साथ अपना एक्सपीरियंस, कि मैं जब इनकी उम्रों में था तो मैं किस तरह बस से लटक के जाता था ग्राउंड, कितने बजे, मैं अपना बताऊं कि मैंने कितने मुश्किल हालात में क्रिकेट खेली है। क्या फैसिलिटीज थी? कुछ भी नहीं थी फैसिलिटीज। तो वो, और लड़ा कैसे, चैलेंजेस आए मेरी लाइफ में जब मैं आपके एज में था, मैं लड़ा कैसे उस चीज़ से। मेरे पेरेंट्स क्रिकेट के खिलाफ थे, लेकिन नहीं, मेरा एक एम था, मेरा एक गोल था कि मैंने क्रिकेटर बनना है। तो जब आप उस बच्चे को एक्सपीरियंस शेयर करेंगे अपनी ज़िंदगी का, तो बच्चा कहेगा अच्छा, ये एक नेचुरल सी चीज़ है, बच्चे मोटिवेट होते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि हमारे सारे एक्स क्रिकेटर्स को पाकिस्तान टीम की कोचिंग क्यों करनी है। I'm so glad you raised that point. सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है, एक को पाकिस्तान टीम की कोचिंग करनी, जिसको देखो कोचिंग में लड़ाई होगी, नाराजगी होगी, क्यों? पीसीबी से वो कॉन्ट्रैक्ट बन नहीं पाया, कुछ पैसे 2-3 लाख रुपए का मसला था। वो 3 लाख रुपए। अच्छा, एक और बात शायद, आपका अगर प्रायर एक्सपीरियंस भी नहीं है कोच का, फिर भी आप कहते हैं मैं डायरेक्ट कोचिंग आऊंगा नेशनल टीम, नहीं है ये। जबकि आप ये देखें कि जावेद जो था, इतना बड़ा क्रिकेटर, वो पहले अंडर 19 का कप्तान दिया आपने। बिल्कुल जी, जूनियर कोचिंग की हम बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे बात, बिकॉज इस वक्त हम जाएंगे एक ब्रेक पे, बट ब्रेक से वापस आएंगे तो डेफिनेटली एक $1 मिलियन क्वेश्चन है कि क्यों प्लेयर्स को चाहिए कि नहीं जी नेशनल टीम को ही कोच करेंगे, जूनियर लेवल पे किसी को कोचिंग नहीं करनी। आफ्टर दिस ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। यहाँ पे हमारी डिस्कशन, बहुत मजे की इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रही है। लाला हमारे साथ मौजूद है, और बात ब्रेक पे जाने से पहले हमारी डिस्कशन हो रही थी कि क्यों हमारे फॉर्मर प्लेयर्स को कोचिंग के लिए सिर्फ नेशनल टीम दिखती है और जूनियर्स की तरफ कोई जाना नहीं चाहता। मुसलसल यही एक इशू आ रहा है। कोचिंग जो है वो डिफरेंट चीज़ है। कोचिंग का मतलब ये नहीं कि आप 15-20 साल क्रिकेट खेली है आपने। कोचिंग इज टोटली डिफरेंट जॉब। बिल्कुल। बॉब वुलमन ने 15 साल सिर्फ कोचिंग को पढ़ा था। कोचिंग बहुत ही अलग है। हमारे ये समझते हैं कि यार हम क्यों कोर्स करें, हमने तो 10-15 साल क्रिकेट खेली है, वो काफ़ी है ना, यही है ना, ठीक है, वो चीज़ है। लेकिन कोचिंग टोटली डिफरेंट है। आपको प्लेयर को पहचानना पड़ता है, प्लेयर के माइंड के साथ खेलना पड़ता है, क्योंकि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। हर इंसान डिफरेंट सोचता है, डिफरेंट तरीके से रहता है। आपको उसके रंग में ढलना पड़ता है, तब जाके वो चीज़ों को आप सिखाने की कोशिश करते हैं। मैन मैनेजमेंट असल चीज़ मैन मैनेजमेंट है। बिल्कुल सही आपने इसको वर्ड यूज़ किया है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, पीसीबी को चाहिए कि उन क्रिकेटर्स से काम लें ग्रास रूट लेवल पे। बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे काम लेना चाहिए। बट अब जब हम बात करते हैं, बिकॉज अभी रिसेंटली सीरीज़ का इख्तिताम हुआ पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़, और जब बात करें हाइलाइट्स की कि कौन से वो प्लेयर्स थे जिन्होंने जो है वो टॉप किया, विकेट्स में टॉप किया, रन्स में टॉप किया, सो एक बहुत स्टार्ट ऑफ मैं कहूँगी कि अच्छा नहीं हुआ इस सीरीज़ का, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बट वेस्ट इंडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिकॉज आते ही आपको पहले इंजरी दिखी, बट फिर कोविड का मसला, ये इश्यूज़ जो इस वक्त कोविड के चल रहे हैं उसकी वजह से जब सीरीज़ जो है वो इफेक्ट होती है तो पूरा मज़ा किरकिरा हो जाता है। मगर इस सीरीज़ में जब जैसे जैसे एंड होता चला गया, मज़ा बढ़ता चला गया। जब मैं बात करूं प्लेयर्स की, टॉप विकेट टेकर्स की अगर मैं बात करती हूं कि कौन से थे टॉप विकेट टेकर्स इस सीरीज़ में, तो मोहम्मद वसीम जूनियर की जब मैं बात करूं, इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस। 8
जो है उन्होंने विकेटें हासिल की 3 इनिंग्स में। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी ने सिर्फ 2 इनिंग्स खेली और 4 विकेट्स उन्होंने हासिल की, एंड ओडियन स्मिथ ने 3 इनिंग्स में 4 विकेटें हासिल की। सो दीज वर दी टॉप विकेट टेकर्स। उसके बाद जब हम टॉप रन स्कोरर्स की बात करते हैं तो टॉप रन स्कोरर्स, और आप ये बताएं, सबसे पहले हमारे मोहम्मद रिजवान, ब्रिलियंट 203 रन एंड सिर्फ एट एन एवरेज ऑफ 67.6 का स्ट्राइक रेट ऑफ रियली 100+। उसके बाद ब्रेंडन किंग अगेन अ डिस्कवरी, बिकॉज द लास्ट 2 T20 इंटरनेशनल में जो उन्होंने इनिंग्स खेली, रिमेंबर वो टॉप बॉलिंग साइड के अगेंस्ट खेल रहा था, एंड 111 और 2 दफ़ा वो मैच समझिए जिताने की पोजीशन में आ गया था। एंड निकोलस पूरन 108 रन, 3 इनिंग्स, एवरेज ऑफ 36। सो आई थिंक शायद कमिंग टू रिजवान स्पेशली, हम सबसे पहले रिजवान की बात करते हैं। 2 साल में ट्रांसफॉर्मेशन, यानी एक तो कराची किंग्स में जब वो था तो उसको कप्तान वो विकेट कीपिंग की अपॉर्चुनिटी में, आई थिंक दैट मूव टू मुल्तान सुल्तान एंड यू प्लेड अलोंगसाइड हिम, व्हाट चेंज्ड? अच्छा, उस लड़के का मेरे ख्याल में जो आज माशाल्लाह वो जिस तरफ जा रहा है, एक तो सबसे बड़ा उसको क्रेडिट दूंगा इस बात पे कि उस बंदे को सब्र पे मिला है सारा कुछ। काफ़ी अर्से से उस लड़के ने सब्र किया, रुका रहा, और उस लड़के के अंदर कुछ बहुत ही खूबसूरत उसकी आदतें हैं, वो मुझे बहुत पसंद है कुछ वजूहात की वजह से। क्रिकेटर नो डाउट, लेकिन एक एज ए इंसान भी वो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैं समझता हूँ। तो उसने सब्र किया, उसने अपनी मेहनत को कंटिन्यू किया, उसने इंतज़ार किया कि जब उसकी बारी आएगी वो करेगा। वो लड़का दिन रात मेहनत करता था, वो उसका फोकस ही सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट था। उसका फोकस सोशल मीडिया नहीं था, उसको पता था कि मैं सोशल मीडिया मुझे क्रिकेट नहीं खिलाएगा, मेरी परफॉर्मेंस मेरी क्रिकेट खिलाएगी, जो कि हमारी कुछ प्लेयरों की सोच रही कि सोशल मीडिया उनको क्रिकेट खिलाएगा। ऐसा नहीं होता। तो मेरे ख्याल में मोहम्मद रिजवान, अल्लाह करे उसकी फॉर्म इसी तरह चलती रहे और इसी तरह परफॉर्म करता रहे और इसी तरह मैच विनर की शक्ल में नजर आए, इसलिए हमें पाकिस्तान टीम को मैच विनर्स की सख्त जरूरत है। बिल्कुल, और ब्रिलियंट स्टार्ट्स रहे। अगर मैं इस साल की बात करूं 2021 हम याद करें तो सबसे पहले कोविड जहन में आता है, मगर मोहम्मद रिजवान की अगर मैं बात करूं तो दिस ईयर हैज़ बीन वेरी लकी फॉर मोहम्मद रिजवान। 2000+ रन यानी सारे बैटर्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने T20 में। T20 इंटरनेशनल्स की अगर मैं बात करती हूँ तो 29 मैचेस, 26 इनिंग्स, 1326 रन्स वो बना चुके हैं, यानी रुकने का नाम नहीं ले रहे। 73.66 की एवरेज एंड 134 के स्ट्राइक रेट से। ऑल टुगेदर अगर मैं T20s की बात करती हूँ इंक्लूडिंग द इंटरनेशनल्स एंड नॉन इंटरनेशनल मैचेस, तो 48 मैचेस, 45 इनिंग्स, 2036 रन्स विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 132। मतलब जितना चेंज ओवर रिजवान में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया, और उसका क्रेडिट मैं ज़रूर मिसबाह-उल हक को देना चाहूँगी कि जहाँ रिजवान पहले डाउन दी ऑर्डर खेल रहे थे, वहाँ से जैसे ही रिजवान को अपॉर्चुनिटी मिली ओपन करने की, एक बहुत बड़ा चेंज आया। बिकॉज जब मैं उनकी शुरू की इनिंग्स देखती हूँ जहाँ वो डाउन दी ऑर्डर खेल रहे थे, तो उस वक्त सिर्फ 224 रन बनाए थे, मगर जब ऊपर आके उन्होंने खेलना शुरू किया तो तकरीबन 1415 रन बनाए। सो वो चीज़ भी बहुत इम्पैक्ट करती है। क्या प्लेयर, सौरव गांगुली का भी एक स्टेटमेंट थी कि प्लेयर जो है वो टॉप दी ऑर्डर ही बनता है, डाउन दी ऑर्डर बैटर नहीं बनता। बिल्कुल सही कहा आपने सवेरा, जो आपने परफॉर्मेंस बताई। रिजवान, सरफराज, ये नीचे के प्लेयर्स नहीं हैं, अगर इन्होंने खेलना है तो ऊपर ही जाके रन कर सकते हैं। रिजवान का जो सबसे ज़बरदस्त बात है वो ये है कि देखें, इंटरनेशनल क्रिकेट में जब तक आपके पास ये दिल नहीं है, आप तगड़े नहीं हो अंदर से, आप उस लेवल की प्लेयर नहीं बन सकते। कहते हैं मेंटली स्ट्रॉन्ग है वो बंदा, बहुत ही तगड़ा दलेर बंदा है। तो मैं समझता हूँ कि वो दलेरी के साथ खेल रहा है और वो इसी चीज़ को ही कंटिन्यू करेगा। खुदा न खासा अगर उसकी फॉर्म नहीं लगती, वो दलेरी के साथ ही खेलेगा। तो दलेरी के साथ जब खेलता है तो किस्मत भी इंसान के साथ ही उसी बंदे के साथ होती है। और सॉरी, वो 2 बॉलर्स के बारे में आप लोग बात कर रहे थे कुछ, शाहीन शाह अफरीदी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। बस और मेरा मतलब रिजवान की काफी तारीफ है, मोहम्मद वसीम जूनियर, नजर ना लग जाए। मोहम्मद वसीम जूनियर और शाहीन शाह। मोहम्मद वसीम के जो यॉर्कर्स थे अमेजिंग, मतलब वकार यूनुस की याद आ गई। देखिए, अभी वकार यूनुस से हमें इतना जल्दी नहीं मिला देना चाहिए, मगर उसकी याद आ गई उसकी यॉर्कर्स की। आई एग्री विद यू। ये सबसे बड़ी गलती है मेरा ख्याल से। हम बहुत जल्दी नसीम शाह को भी डेनिस लिली से मिला दिया
दिया था। नहीं, लेकिन मैं जो यॉर्कर्स की बात कर रहा था, जबरदस्त। लेकिन वो तो सही बात है, बिल्कुल सवेरिया ने सही कहा, इट्स टू अर्ली, और बल्कि कभी भी नहीं होना चाहिए। बट लाला अब जी प्लीज सवेरा कंटिन्यू। अब मतलब इफ यू वांट टू टॉक अबाउट मोहम्मद वसीम, फिर मैं आगे अगले मैं थोड़ा सा इसको इस तरह करूं कि मैंने जो पहली बात कर रहे थे हम कि देखिए टैलेंट किधर से आ रहा है। अब ये रिजवान, शाहीन, वसीम, ये कहाँ से आए हैं ये लोग? बिल्कुल। अब वसीम जो है ये वजीरिस्तान का बच्चा है, Yes. वजीरिस्तान से है, तो इसका मतलब है माशाल्लाह से काफी टैलेंट फैला हुआ है हमारा। तो मैंने फर्स्ट टाइम अच्छी तरह इसको केपीएल के अंदर कश्मीर लीग हुई थी, उस वहाँ पे देखा था। अच्छा, अच्छी बॉलिंग के साथ साथ एक तो ये है कि इसको अपनी बॉल पे कंट्रोल है, इसको जिस बॉलर को अपने नए बॉल पे कंट्रोल और उसको अवेयरनेस हो कि यार मैंने क्या कर रहा है, जैसे मोहम्मद आसिफ था, उसको कंट्रोल था अपनी बॉलिंग पे, उसको पता था कि मैं ये मेरा आउट स्विंग होगा, नए बॉल से ये इन स्विंग, तो इसी तरह का कंट्रोल इस लड़के के पास भी है। और सबसे अच्छी बात है कि ये हिटिंग बड़ी जबरदस्त करता है, इसको मैंने छक्के मारते हुए, शॉटे मारते हुए DSL में इसने 1-2 मैचेस जीता है, बड़े जबरदस्त बड़ा। ये सबसे अच्छी बात है जो ऑलराउंडर्स की बात कर रहा था कि यार रज़ाक के बाद कोई नजर नहीं आ रहा, तो ये वो लड़के हैं जैसे हसन अली हो गया, ये हो गया, ये बन सकते हैं, इन पे थोड़ी सी मेहनत की जाए, ये बड़े जबरदस्त टॉप ऑलराउंडर बन सकते हैं। बिल्कुल। बट लाला, $1 मिलियन क्वेश्चन अब ये है कि वेस्ट इंडीज की टीम कराची में थी, बट कराची की आवाम अपने घरों में थी। बहुत ज्यादा इस बात पे क्रिटिसिज्म हुई, बहुत ज्यादा कराची की आवाम को कहा गया कि क्यों नहीं थे स्टैंड्स भरे हुए, क्यों नहीं थी। बट जब हम ग्राउंड रियलिटी चेक करते हैं तो बहुत सारी और रीजंस हैं उसकी। मिसमैनेजमेंट, मार्केटिंग, बहुत सारे लोगों को अंदाजा ही नहीं था कि हो क्या रहा है, लाइट्स क्यों जली हुई नेशनल स्टेडियम की, क्या हो रहा है, सीरीज हो रही है। सो मेन कोर रीजन आपको क्या लगता है? देखिए, आप किसी भी ब्रांड को जब मार्केट में बेचते हैं तो उसकी मार्केटिंग करते हैं। डेफिनेटली। अगर आपके पास अच्छा प्रोडक्ट है तो उसका बेचना कोई मुश्किल नहीं होता, फिर आपने थोड़ी सी मार्केटिंग करनी होती है, अवेयरनेस देनी होती है। तो मेरे इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा बिलीव है। मार्केटिंग का आपका पॉइंट बहुत अच्छा है कि मार्केटिंग हमने उस तरीके से नहीं की। बाकी जो मैं लोगों की सुन रहा था, जो लाइन की कतारें लगाए हुए खड़े हैं और अपने इश्यूज़ बता रहे हैं कि इतनी देर से और इतनी दूर से हम आए, तो मिसमैनेजमेंट ही कहूँगा इसको, और मैं क्या करूँ कि सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाए। आप ऑनलाइन ठीक है, आप टिकटें ऑनलाइन लगाएंगे, हर कोई ऑनलाइन नहीं ले सकता जाके। बिल्कुल। मेरा मतलब रियलिटी यही है कि ऑनलाइन नहीं ले सकते, तो मेरे ख्याल में कोई ना कोई वही मिसमैनेजमेंट की बात ही करूँगा दोबारा। बिल्कुल, मिसमैनेजमेंट ही हुई, और जिस तरह उन्होंने स्ट्रगल किया, जो आए उनके साथ क्या क्या हुआ, वो सारी हम डिटेल्स आपको बताएंगे, हमारे कोरेस्पॉन्डेंट आपको बताएंगे, मगर इस छोटे से ब्रेक के बाद। एक दफ़ा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद गेम सेट मैच में, और जहां हमारी बात हो रही थी कि पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के यहाँ मैचेस हुए। T20 मैचेस एक ऐसे मैचेस होते हैं जिसमें लगता है कि ऑडियंस बहुत ज़्यादा आएगी, बहुत ज़्यादा स्पेक्टेटर्स आएंगे, मगर क्यों नहीं आए कराची के स्पेक्टेटर्स? बहुत सारी अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं उसमें कि क्यों नहीं आए, मगर जो कोर रीज़न थी, जो ग्राउंड रियलिटीज़ थी, वो अब हम जानते हैं। और वो जानने के लिए समा टीवी के कोरेस्पॉन्डेंट यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, खिज़र आज़म। उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सवेरा। जिस तरह नेशनल स्टेडियम कराची का हम अहवाल देख रहे थे स्क्रीन्स पर, तो जब दोनों टीमें एयरपोर्ट से होटल की तरफ निकली तो अमूमी तौर पर ये देखने में आता था कि लोगों को पता होता था कि आज ये टीम आ रही है। वहाँ पर लोग हमसे पूछ रहे थे, जो आम पब्लिक थी, जो ट्रैफिक रुका हुआ था, लोग हमसे सवाल कर रहे थे क्या हुआ, कौन जा रहा है। तो किसी को भी नहीं पता था कि वेस्ट इंडीज़ की टीम पाकिस्तान आ चुकी है। सिर्फ सीरीज़ शुरू होने से पहले हम PSL ड्राफ्टिंग में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी तवज्जो वहीं पर थी। हर किसी को पता था कि किस फ्रेंचाइज ने किस प्लेयर को रिलीज़ किया है, किसको रिप्लेस किया है और किसको एक्सचेंज किया है, फिर ड्राफ्टिंग में रहे। तो ये जो सीरीज़ है वो उस दौरान जो है मुकम्मल तौर पर जो इसकी मार्केटिंग है, शायद वो करने में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कामयाब नहीं रहा। ये जो ODIs पोस्टपोन हुए हैं, इसमें कितना नुकसान हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को? जी बिल्कुल, इसके हवाले से हमारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बात हुई तो उन्होंने इसको नुकसान जाहिर नहीं किया है। उनका कहना है ये नुकसान नहीं हुआ, ये सीरीज़ है जो इसी फाइनेंशियल ईयर में मुकम्मल हो जानी है, तो ये वहाँ पे कवर हो जाएगा। तो जो ब्रॉडकास्टर्स थे या जो चीज़ें थी वो उसी तरह जो है वो शेड्यूल में है और वो इसी कैलेंडर ईयर में ये सीरीज़ हो जाएगी। जो टिकटिंग बुकिंग कंपनी है जो कि ऑनलाइन बुकिंग कर रही थी, उधर से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो वनडे सीरीज़ के जो टिकट थे तकरीबन 30 to 40%
सेल हुए थे, मगर जो असल सिनेरियो क्रिएट होता है, जो ज़्यादातर टिकट्स खरीदे जाते हैं वो मैच से 1 से 2 दिन पहले ख़रीदे जाते हैं। तो अमूमन इस सिनेरियो में ये होता है, लोग अपने ऑफिस से निकलते हैं, कॉलेज से निकलते हैं और स्टेडियम ऑन द स्पॉट खरीदते हैं, यू नो, मोर यूज्ड टू अक्रॉस द काउंटर। सो मच खिजत, बहुत ज़बरदस्त आपने इंफॉर्मेशन दी। एंड नाउ वी हैव गॉट अ स्पेशल सेक्शन। सवेरा, यू आर बेस्ट एट इंट्रोड्यूसिंग दीस थिंग्स। सेक्शन जो है उसके हवाले से हमने ज़रूर बात करनी, बट एक चीज़ जो मैं इस पे पिन पॉइंट लाला ज़रूर करना चाहूँगी और मैं आपसे पूछना चाहूँगी, मतलब पाकिस्तान जैसे मुल्क में अगर हम क्रिकेट नहीं बेच सकते तो हम और क्या बेच सकते हैं? ये वो मुल्क है जो कि वन स्पोर्ट नेशन हो गया, हम फॉलो करते हैं क्रिकेट को, और अगर हम क्रिकेट ही नहीं बेच पा रहे और ये पूरी दुनिया देख रही है कि खाली हैं स्टैंड्स, हम इतना उसको करते हैं क्रिकेट कमिंग बैक होम, बहुत ज़्यादा फैंस हैं हम, हमें चाहिए कि क्रिकेट हमारे मुल्क में वापस आए, एंड देन एम्प्टी स्टेडियम्स, क्या मैसेज जाता है पूरी दुनिया में उस चीज़? देखिए, मैसेज तो कोई अच्छा नहीं जाता। हमारे इशू ये है कि हम हमेशा पिछली हुकूमतों पे या पिछले बोर्डों पे डालने वाले लोग हैं। हम खुद अपनी गलती मानने वाले लोग नहीं हैं। इतना दिल गुर्दा किसी के पास नहीं कि कोई गलती करके कोई आके बैठे कहे कि हमने गलती की है। जो नया आता है बंदा, वो अपना आइन, अपना हर चीज, अपना कानून, हर चीज ले आता है कि यार अब जीरो करो इसको, अब जिस तरह मैं कह रहा हूँ इस तरह शुरू करो चीजों को। तो आपका सिस्टम किधर गया? सही बात, सिस्टम तो बने हुए हैं। और उसमें पता है एक और चीज होती है सवेरा, कि जो आपकी टीम होती है वो डर जाती है कि अगर मैंने कुछ किया तो जो अगला बंदा आएगा वो सारा मेरे ऊपर ब्लेम डाल देगा, तो इनिशिएटिव रुक जाता है। बिल्कुल, इनिशिएटिव रुक जाता है, डिसीजन मेकिंग रुक जाती है। सिस्टम को चलने दो यार, सिस्टम जैसे भी है उसको चलने दो, टाइम दो उसको। हर चीज जीरो से ना शुरू किया करें। बिल्कुल, जो नया आया उसने पिछले की सारी चीजें स्क्रैप की, फिर ग्राउंड वन पे आ गए और वहां से काम शुरू हो गया और पिछले वाले पे डाल दिया कि ये गलत था, मैं ठीक करूंगा। मगर जब हम अब पिछली चीजों की बात कर रहे हैं तो हमने जो है एक पैकेज आपके लिए, पैकेज नहीं, हमने कुछ कलेक्ट की, कुछ मेमोरीज लोगों की, कि लोगों के जहन में, अगर मैं लाला मोमेंट्स की बात करूं तो लोगों के जहन में कौन से ऐसे मोमेंट्स हैं जहां वो, जब जैसे शाहिद आफरीदी का नाम आता है तो वो फलानी इनिंग उनके जहन में आ जाती है। ज़रा वो सुनते हैं, वो देखते हैं कि लोग किस तरह कनेक्ट करते हैं लाला से खुद को। या के खिलाफ, जब अश्विन के खिलाफ 2 छक्के मारा था आखिरी बॉल पे, 2 बॉलों में 9 चाहिए थे, 2 छक्के मार के मैच जितवाया था। श्रीलंका के खिलाफ वनडे में तेज तरीन जो सेंचुरी बनाई थी वो मेरे ख्याल से बेस्ट इनिंग थी शाहिद आफरीदी। 2009 का वर्ल्ड कप फाइनल T20 उन्होंने आखिर में यूं किया था, मेरे ख्याल में बेस्ट इनिंग। शाहिद आफरीदी की बेहतरीन इनिंग, जो ये ढाका वाले जो रो रहे थे और आखिरी में इसने जो 4 छक्के लगा दिए थे और लड़कियां जो रो रही, इससे अच्छी बेहतरीन इनिंग नहीं देखी थी। एशिया कप वाली जो 6 था उसका मेन वही मुझे याद था और मेरा अब्बा उस वक्त चिल्लाने लगे, बहुत अच्छा था, बस मुझे इतना याद है। मैं क्रिकेट देखती नहीं हूँ बट वो मुझे मोमेंट याद है, वो बेस्ट मोमेंट थी। वो छक्के बहुत अच्छे मारते हैं और मुझे याद है कि बांग्लादेश के खिलाफ जब इन्होंने खेला था तो इन्होंने जो है लास्ट मोमेंट पे हमें मैच जितवाया था। तो बिल्कुल लाला जज्बाती हैं थोड़े, लेकिन हिटर बहुत अच्छे हैं और उनको मिस भी करते हैं हम। वो जब ग्राउंड में उतरता है तो बस वही एक्साइटेड है कि वो भला 0 में भी आउट हो लेकिन अफरीदी खेलता रहे। हम उसको सिर्फ एक झलक देखना चाहते हैं ग्राउंड में मजीद 3-4 साल। आप PSL खेलें और मजीद खेलते रहें, और कि देखे जाए तो हमारी टीम पे ना ज़्यादा फोकस भी करें, जैसे बैटिंग कोचिंग में आ जाएं आप। शाहिद खान अफरीदी मेरा फेवरेट प्लेयर रहा है, ठीक है, आज तक, अभी तक, क्योंकि वो जिस टीम में होते हैं ना मैं उसी को सपोर्ट करता हूँ। लाला, ये इनके फेवरेट मोमेंट्स थे, आपकी फेवरेट इनिंग, आपका फेवरेट मोमेंट? बड़ा मुश्किल होगा इतने लंबे करियर में, बट यस, बस जो दिखाए गए ना, जो फैंस ने पसंद किए, बस ये मेरे हैं। इसको इजी कर देते हैं। या मैं बताऊं? बताएं। मुझे देखें, फैंस तो जो देख रहे होते हैं उनको पता होता है, बट आप जब फील्ड में होते हैं ना, उस वक्त जो आपके ऊपर गुजर रही होती है वो आपको ही पता होता है। हमारे इंजी भाई कप्तान थे, 2005-06 की बात है, बेंगलोर टेस्ट, वो बहुत बड़ी विक्ट्री थी हमारी, इसलिए कि जिस तरह का रिस्पांस हमें वहाँ से आ रहा था, क्राउड से आ रहा था, बड़ा मुश्किल था, काफ़ी हम प्रेशर में थे। तो वो थी, वसीम भाई कप्तान थे, टेस्ट सीरीज थी हमारी इंडिया, पता नहीं कौन सी बात, 99 की बात है मेरे ख्याल में। तो वहाँ 141 की है, तो बड़ा मुश्किल ट्रिप था मेरा, मुझे लेके नहीं जा रहे थे, तो मेरे लिए एक चैलेंज था कि मैं कल मैच खेल रहा हूँ, मुझे कोच प्रैक्टिस ही नहीं करा रहा, और वो एक प्रेशर का था। एंड देन नो डाउट वर्ल्ड रिकॉर्ड, वहाँ से मेरी पहचान बनी। 2009 का वर्ल्ड कप, एशिया, ये वाले तो है कुछ हद। वैसे एक बात और है, शायद 2011 का वर्ल्ड कप, लेकिन ऑनेस्टली सवेरा, इफ यू रिमेंबर, आपकी बॉलिंग ने पाकिस्तान को सेमीफाइनल में, क्वार्टर फाइनल में पहुंचाया। ऑनेस्टली हम छोटी टीमों से हार रहे थे, लेकिन उस वर्ल्ड कप में ये बॉलिंग रियली केम अप,
वो बड़ा मेरे लिए इसलिए यादगार था 2011 क्योंकि वो स्पॉट फिक्सिंग हुई थी। 3 लड़के मेरे जो की प्लेयर्स थे, जो तीनों मेरे मैच विनर्स थे वो मेरे साथ नहीं थे। तो एज अ कैप्टन मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि यार कमर टूट गई थी, बिल्कुल खत्म हो गए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो जो लड़कों ने डिलीवर किया, जो एफर्ट किए सारों ने, मेरे ख्याल में इतना अच्छा वर्ल्ड कप मैं नहीं समझता कि हमने कभी भी खेला हो। कि सेमीफाइनल में पहुंचे, बड़ी बड़ी टीमों को हरा गया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, इन सबको हरा। और अगर तेंदुलकर को 3 दफा नहीं ड्रॉप करते और आप 4थी दफा आउट करते, वो मैच हमारे करीब, वो जबरदस्त था। एंड देन अगर थोड़ा सा पॉजिटिव तरीके से अच्छा, लास्ट क्वेश्चन सवेरा, जस्ट एक चीज और, मिसबाह ने जो स्लो खेला जिसको कहते हैं, क्या ड्रेसिंग रूम में जब आया किसी ने पूछा व्हाई, जब एंड में मारने का क्या फायदा? मिसबाह की बहुत अच्छी फॉर्म लगी हुई थी उस वर्ल्ड कप में, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, ज़बरदस्त खेल रहा था। आई नो कि वो ऐसी सिचुएशन, एक तो उसका गेम है यही, वो थोड़ा सा बात का इंतजार करता है कि बाद में मैं कवर कर जाऊंगा। हर एक प्लेयर्स का अपना एक प्लान होता है खेलने का, तो वो थोड़ी ज़्यादा देर हो गई। अगर उस चीज़ को कंटिन्यू सिंगल डबल थोड़ी सी ज़्यादा होती तो प्रेशर हमारे ऊपर नहीं आता, इसलिए बहुत बड़ा प्रेशर मैच था। और प्रेशर इस तरह के प्लेयर से हटता है, वो डॉट बॉल से नहीं हटता, वो सिंगल स्ट्राइक रोटेट करेंगे तो प्रेशर बैट्समैन के ऊपर से हटता है। बाकी ये था कि उसने बहुत ज़बरदस्त वर्ल्ड कप खेला, बिल्कुल नो डाउट। ऑल टुगेदर वैसे परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही ऑल टुगेदर वर्ल्ड कप में। बट लाला नाउ क्या आगे क्या है, आगे क्या होना है? ग्लैडिएटर, अब ग्लैडिएटर हो गए आप। वैसे जिस तरह PSL में टीम्स चेंज लाला आप करते हैं, सेटल हो जाते हैं इतनी जल्दी टीम्स में? जो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं उनके लिए कोई इशू नहीं होता। और मैं शुरू से यही समझता हूँ कि ज़ाहिर बात है PSL पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ब्रांड है, और जितनी भी फ्रेंचाइज हैं उसे मैं ओन करता हूँ। मेरे सारे कोलीग्स खेलते हैं जो टीम ऑनर्स हैं, बड़ी रिस्पेक्ट है, बड़ा रिस्पेक्ट देते भी हैं। तो नदीम उमर साहब के साथ मेरा 3 साल, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं खेलूँ, तो मैंने कमिटमेंट की भी थी उनके साथ। मैंने कहा जब भी मेरा आखिरी होगा तो मैं लाजमी इनके साथ आखिरी ना कहें, अभी आपने आखिरी है ना बोला है ना दैट्स इट यार, बहुत हो गया। फिर आगे क्या? आगे फिर उसके बाद कश्मीर लीग होनी है, T10 होने, लेकिन क्रिकेट के आगे जहां और भी हैं क्रिकेट। अच्छा, मैं बताऊं आपको, मैं बहुत ज्यादा आगे का प्लान नहीं करता। मैं, अगर आप मुझसे पूछें कि हाँ चीजें जैसे हमारी फाउंडेशन चल रही है मेरी क्रिकेट, मैं समझता हूँ कि कुछ लीग्स वगैरह है तो इनके साथ मैं चलना चाहता हूँ। और मेरी ये चीज़ें मुझे आगे कहाँ तक लेके जाएंगी, कोई ऐसा इतना आगे का मैंने प्लान नहीं किया हुआ। मेरा ये बिलीव है कि आज का दिन सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छा दिन है। एंड ऑल द बेस्ट विशेस कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएं, अपने अगर क्रिकेटिंग करियर में आगे, फिलैंथ्रोपी में आगे, तो वो बेहतर से बेहतर होता जाए और अच्छा चलूंगा। बिल्कुल, ज़रूर। थैंक यू लाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ हमें अपनी डिस्कशन को अब लगाना पड़ेगा ब्रेक, क्योंकि वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया। बट आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। सवेरा पाशा साइनिंग ऑफ, एंड दिस इज शोएब अलवी। अल्लाह हाफ़िज़।